नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की। यूपी मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सदन में एससीआर विधेयक पेश होगा। लखनऊ समेत 6 जिलों में एससीआर बनाने की तैयारी है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब एससीआर बनाने की तैयारी है। इसको देखते हुए आज एससीआर विधेयक सदन में पेश होगा। स्टेट कैपिटल रीजन से तेज क्षेत्रों का विकास होगा और लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ये 6 जिले इसमें शामिल होंगे। जिस तरह से नेशनल कैपिटल रीजन है, उसी की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की तैयारी योगी सरकार ने तेज कर दी है। योगी सरकार ने एससीआर विधेयक आज सदन में पेश करने की पूरी रणनीति है। यूपी मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज सदन में एससीआर विधेयक पेश होगा। लखनऊ समेत 6 जिलों से एससीआर बनाया जाएगा, यानी लखनऊ और उसके आसपास के जो 5 जिले हैं उन्हें मिलाकर एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने की तैयारी है। स्टेट कैपिटल रीजन से लखनऊ समेत रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर का विकास तेजी से हो सकेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आज यूपी मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है, आज एससीआर विधेयक पेश हो सकता है, क्या जानकारी इसको लेकर? और एससीआर अगर पेश होता है और पास हो जाता है, उसके बाद किस तरह से आसपास लखनऊ समेत जो बाकी क्षेत्र है उनका किस तरह से विकास? लिया आज योगी सरकार मानसून सत्र के तीसरे दिन एससीआर विधेयक पास कराएगी, जिसके तहत जो है 6 ऐसे जिले हैं, राजधानी लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, 6 ऐसे जिले हैं जिनकी सूरत और सीरत बदलने की पूरी तैयारी है। यहाँ पर विकास तेजी से होगा और यहाँ जिस तरह से नोएडा और गाजियाबाद में विकास तेजी से हो रहा है, उसी तर्ज पर जिस तरह से एनसीआर है, उसी तर्ज पर अब एससीआर जो है विधेयक पास कराने की आज तैयारी है, जिसे पेश किया जाएगा। योगी सरकार पेश करेगी और इसके विधेयक पास होने के बाद इन सभी जिलों में विकास तेजी से होगा। और जिस तरह से योगी सरकार यूपी के विकास के लिए नए नए जो है कदम उठाती है, यह विधेयक भी जो एससीआर का है इसको लेकर भी पहले से ही तैयारी की गई थी। खाका तैयार कर लिया गया था कि किस तरीके से यूपी का विकास किया जा सके। और आज मानसून सत्र के तीसरे दिन एससीआर का विधेयक पास होगा और इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद जो है 6 जिलों का तेजी से विकास होगा, उनकी सीरत और सूरत बदलने वाली है। जी रिया। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, क्योंकि लखनऊ और उसके आसपास जिस तरह से रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर को इस स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है, क्या माना जाए किस तरह से यहाँ विकास की रफ्तार देखने को मिलेगी और किस तरह से जो विकास परियोजनाएं हैं उनको तेजी दी जाएगी? देखिए रिया, जिस तरह से योगी सरकार ने 6 ऐसे जिले चुने हैं जहाँ पर विकास की रफ्तार काफी धीमी थी, और यही वजह रही कि लोग बाग परेशान भी होते थे। अगर एससीआर की श्रेणी में ये सब सभी जिले आ जाते हैं तो वहाँ पर काफी विकास होगा, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो या फिर अन्य जरूरी सुविधाएं। कहीं न कहीं जो योगी सरकार की 6 जिलों की सूरत बदलने की जो मंशा है, आज मंजूरी मिलने के बाद इसे तेजी से इस पर काम होगा। और कहीं न कहीं जो है जिस तरह से योगी सरकार एक्टिव भी नजर आ रही है, मानसून के तीसरे दिन एससीआर विधेयक पास कर रहे हैं। पहले यानी कि कल की बात करें, दूसरे दिन तो लव जिहाद जैसे कानून को पास किया, वहीं अनुपूरक बजट भी पास किया गया, जिसकी बसों की खरीद के साथ साथ संस्कृत पर्यटन विभाग। बिल्कुल मोहम्मद, भले ही ये जो मॉनसून सत्र है काफी छोटा है, महज 5 दिन का है, ऐसे में लेकिन कार्यों के हिसाब से, काम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण ये सत्र, क्योंकि चाहे एंटी पेपर लीक कानून हो या फिर जिस तरह से लव जिहाद को लेकर संशोधित कानून की बात हो, बजट इस सत्र में पास किया गया और अब आज एससीआर को लेकर ये जो प्रस्ताव है वो भी पास करने की कवायद तेज हो गई है।
जी निश्चित तौर पर रिया, जिस तरह से योगी सरकार यूपी के विकास के लिए लगातार जो है तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है, वहीं अगर बात करें तो पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिससे जनता को सीधा लाभ हो सके। बात अगर अनुपूरक बजट की करें तो इसमें कई ऐसे फायदे हैं, चाहे संस्कृति विभाग हो, किसानों की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या फिर विकास के मुद्दों को लेकर इस अनुपूरक बजट में पूरा खाता तैयार किया गया और इसे पेश किया गया। वहीं अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, हालांकि यह कानून पहले ही बन चुका था, लेकिन सजा का प्रावधान अब इस नए कानून से बढ़ गया है, जिससे कहीं न कहीं लव जिहाद जैसे मामले इक्का दुक्का जो आते थे वह भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी ये सत्र भले ही अवधि के हिसाब से काफी छोटा है लेकिन काम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण, जिस तरह से ऐतिहासिक कानून इस सत्र में पास हुए, वहीं आज एससीआर को लेकर भी कानून पास हो सकता है। हालांकि उसके बाद किस तरह से लखनऊ समेत जो बाकी 6 जिलों को शामिल किया गया उनमें किस तरह से विकास होता है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रांची की कर लेते हैं। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड विधानसभा के सत्र का आज चौथा दिन है। मंगलवार की तरह आज भी सदन में पूरी तरह से हंगामे के आसार हैं। सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई। ध्वनि मत से अनुपूरक बजट को पास कर दिया गया। बजट पास होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने भी घोषणा की है। बालू को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। तो झारखंड विधानसभा के सत्र का आज चौथा दिन, मंगलवार की तरह आज भी सदन में पूरी तरह से हंगामे के आसार। सत्र के तीसरे दिन अनुपूरक बजट, हालांकि बीते दिन उस पर चर्चा हुई थी। ध्वनि मत से अनुपूरक बजट को भी पास कर लिया गया। बजट पास होने से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। बालू को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, जिस तरह से झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और बीते दिन भी हमने देखा बजट को लेकर किस तरह से जमकर हंगामा सदन में देखने को मिला, आज कितने हंगामे के आसार और आज सत्र के दौरान क्या कुछ खास? बिल्कुल, जो सत्र आज का चौथा दिन है और बीजेपी विधायकों का जो है लगातार हंगामा जारी है। आज बीजेपी के तमाम विधायक जो हैं वो सरकार को तमाम जो जिस प्रकार से चुनाव के मौसमों में उन्होंने जिस प्रकार से जनता से वादा किए, उन चुनावी वादों को याद करने के लिए लंबे तख्ती पोस्टर के साथ वो खड़े हैं और सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो या राज्य में नियोजन नियुक्ति की मामला हो या फिर शिक्षकों की प्रोन्नति के मामला हो, सहायक शिक्षकों की वेतन वृद्धि का मामला हो या सहायक पुलिसकर्मियों का नियुक्ति और अस्थायी कर्मियों का मामला हो या फिर आंगनबाड़ियों का जो वेतनमान बढ़ाने का मामला हो, तमाम मामले जो जिस प्रकार से चुनावी के दिनों में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के तमाम जो पार्टियां हैं वो जनता से वादा किए थे, उन तमाम वादों को अपने पोस्टर के माध्यम से और वो सरकार को याद दिलाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले दिन लगातार इंडिया वाइस जो हंगामा को लेकर के लगातार अपने दर्शकों को दिखाता रहा है, और वैसे में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले घुसपैठी और आदिवासियत को हिमायती को लेकर के लगातार विपक्ष जो है हंगामा करता रहा है। वैसे में जो मुद्दों को गौन की भी बातें इंडिया वाइस ने दिखाई थी, लेकिन आज उस पर संज्ञान लेते हुए जो भी विपक्ष के विधायक हैं वो सरकार को अब जो कुंभकर्णी नींद है उनसे कुंभकर्णी नींद या उनके वादे को याद दिलाने के लिए आज सदन के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस सरकार की अंतिम कार्यकाल का सत्र है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे जमकर मुद्दे उठाते हुए, जनता के मुद्दे उठाते हुए हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या माना जाए आज कितने ज्यादा हंगामे के आसार, आज किन किन मुद्दों को लेकर जमकर हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश? देखिए, आज अनुपूरक बजट का जो है कल चर्चा हुई थी और आज वो अनुपूरक जो बजट है 48,500 करोड़ की राजकोषीय सौगात अनुपूरक बजट मिलेगा। वैसे में जो विपक्ष है वो असंतोष जाहिर कर रहा है। ये उनका कहना है कि ये जो अनुपूरक बजट है निश्चित रूप से राज्य की जो है योजनाओं पर या राज्य की से कोई फायदा इससे नहीं होने जाने वाला है, उसको ये अनुपूरक बजट को करार किया गया। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से लगातार हंगामा है
तो उस प्रकार से तमाम नियोजन नीति को लेकर के, रोजगार नीति को, स्थानीय नीति को लेकर के, तमाम नीतियों को लेकर के लगातार अब जो है सदन के बाहर लगातार प्रदर्शन करे हैं। और 11 बजे के जो कार्रवाई शुरू है, और कार्रवाई के हंगामा को देखते हुए सदन जो है 11:30 बजे तक स्थगित करके फिर सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब सदन झारखंड में भी बजट को लेकर लगातार सियासत जो है जारी है, जहां भारतीय जनता पार्टी जमकर हंगामा करते हुए हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार जनता को साधने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय, तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। यूपी रोडवेज के बेड़े में 20,000 बसें शामिल होंगी। 5,000 बसों की खरीद करने जा रही है यूपी परिवहन। वर्तमान में प्रदेश में करीब 13,500 बसें हैं। यूपी सरकार ने बसों को बढ़ाने के लिए बजट दिया है। महाकुंभ के लिए यूपी परिवहन कर रहा है बड़ी तैयारी। तो बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में रोडवेज के बेड़े में अब 20,000 नई बसें शामिल होंगी। 5,000 बसों की खरीद करने जा रहा है यूपी परिवहन। जिस तरह से अनुपूरक बजट में परिवहन विभाग को बड़ी धनराशि दी गई थी, 1,000 करोड़ के करीब बजट दिया गया था, इसके बाद अब यूपी परिवहन 5,000 नई बसें खरीदने वाला है। इसी के तहत 20,000 बसें यूपी रोडवेज में के बेड़े में शामिल होंगी। वर्तमान में अगर बात करें वर्तमान में तो प्रदेश में करीब 13,500 बसें हैं। यूपी सरकार ने बसों को बढ़ाने के लिए अब की बार विशेष बजट दिया था। महाकुंभ के लिए यूपी परिवहन बड़ी तैयारी में जुट गया है। तो जिस तरह से सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया था, अनुपूरक बजट में भी 1,000 करोड़ परिवहन विभाग को दिए गए हैं। सबसे ज्यादा मेन फोकस परिवहन विभाग पर रहा। ऐसे में यूपी रोडवेज के बेड़े में 20,000 नई बसें शामिल होने वाली हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, सप्लीमेंट्री बजट या अनुपूरक बजट में भी सबसे ज्यादा फोकस परिवहन विभाग पर किया गया था, और जिस तरह से अब 20,000 नई बसें यूपी रोडवेज के बेड़े में शामिल होने वाली है, क्या जानकारी? रिया, कल यानी कि मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पास हुआ। यह अनुपूरक बजट 12,909 करोड़ रुपए का यह बजट था, जिसमें स्वास्थ्य से लेकर सभी जरूरती के जो जरूरत संबंधित थी जनता के, उसको शामिल किया गया था। और इन सब में कहीं न कहीं जो है यूपी सरकार महाकुंभ को भद्रता से निपटाने के लिए भी पूरी तरह से कटिबद्ध नजर आ रही है। और रोडवेज बसों के बेड़े में 20,000 परिवहन बसें शामिल की जाएंगी, जिसमें 5,000 बसों का जल्द से जल्द खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें डीजल बसों के साथ साथ इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के फरोख्त का भी प्रावधान बजट में पेश किया गया। 350 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी, और यह बसें कहीं न कहीं जनता की सहूलियतों को देखते हुए भी खरीदी जा रही है। और साथ ही साथ कुंभ मेले में यह बसें लगाई जाएंगी, जिससे कुंभ यात्रियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ कुंभ मेले को में भी जिस तरह से बजट पास किया गया, भारी भरकम बजट है, तो ऐसे में कहा जा सकता है 2025 की शुरुआत में ही प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है, और इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन जो है अभी से तैयारियों में जुट गया है, खासकर अगर बात करें यूपी परिवहन विभाग। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर रिया, जिस तरह से 20,000 बसों की खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 5,000 बसें जल्द से जल्द खरीदी जाएंगी, और यह सभी बसें महाकुंभ में लगाई जाएंगी, जिससे साधु संतों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न झेलना पड़े। काफी भीड़ होगी, व्यवस्था भी इंतजाम रखना है। तो उससे ठीक पहले अभी से ही योगी सरकार ने व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ करने की कवायद भी शुरू कर दी है, और इन बसों की खरीदारी भी इसी नजरिए से देखी जा रही है। और इतनी भारी भरकम बसों के आ जाने की वजह से जो संख्या है, इससे कहीं न कहीं आम यात्रियों को तो सहूलतें मिलेंगी भी, साथ ही साथ महाकुंभ में भी लोगों को सुविधा मिलेगी। और जिस तरह से योगी सरकार लगातार अपने छोटे से मानसून सत्र में ही कई ऐसे
बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बजट पास किया कि यह बजट कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बिल्कुल, यानी लाभदायक है। जनता को सहूलियत देने के लिए यूपी परिवहन विभाग जो है 20,000 नई बसें अपनी बेड़े में शामिल करने वाला है। हालांकि उसके बाद किस तरह से महाकुंभ का आयोजन होता है और उसमें ये बसें कितना ज्यादा जनता को सहूलियत देती हैं, उस पर वो वक्त बताएगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मथुरा की कर लेते हैं। गोवर्धन मुकुट मुखारविंद मंदिर में चोरी हो गई है। मंदिर सेवायत 1 करोड़ 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। भक्तों का चढ़ावा लेकर दिनेश चंद्र फरार है। मुकदमा दर्ज। चढ़ावे का पैसा बैंक में जमा कराने ले गया था दिनेश चंद्र। इस दौरान वो पैसे लेकर फरार हो गया। हालांकि अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। खबर आपको बता दें, जहां मथुरा में गोवर्धन मुकुट मुखारविंद मंदिर में चोरी हो गई। तो गोवर्धन मुकुट मुखारविंद मंदिर में बड़ी घटना हुई है। मंदिर सेवायत 1 करोड़ 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। भक्तों का चढ़ावा लेकर दिनेश चंद्र फरार हो गया। इस दौरान जो सेवायत है वो चढ़ावे का पैसा बैंक में जमा कराने ले जा रहा था। इस दौरान वो पैसा लेकर फरार हो गया। थाना गोवर्धन क्षेत्र में एक मंदिर पड़ता है मुकुट मुखारविंद मानसी गंगा। वहां का जो सेवायत था दिनेश चंद, जिसके पास की वर्तमान में मंदिर का ठेका भी था, वो मंदिर के ठेके की धनराशि 1 करोड़ 9 लाख रुपया बैंक में जमा करने के लिए लेकर के गया था तथा बैंक नहीं पहुंचा, रास्ते से गायब हो गया। इसके संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना गोवर्धन पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। ये जो व्यक्ति है इसकी तलाश की जा रही है और जल्द ही इसको पकड़ करके पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना गोवर्धन क्षेत्र में ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, क्या कुछ ये पूरा मामला है? आपको बताते हैं कि ये मामला जो है गोवर्धन से मुखारविंद से जुड़ा हुआ है। जो मानसी गंगा मुखारविंद मुकुट मंदिर है वहां से ये मामला जुड़ा हुआ है और इसमें जो है सेवायत है दिनेश कुमार, जो खुद उसका ठेका लेते थे सेवा का, वो खुद 1 करोड़ 9 लाख रुपए और 37,200 1 करोड़ 9 लाख 37,200 रुपए जमा करने के लिए बैंक गए थे। उसी दौरान जो है बैंक में वो पैसा नहीं जमा करते हैं और वो गायब हो जाते हैं। उन्होंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया था। इसको लेकर जो मंदिर में और लोग हैं और प्रबंधक हैं, उन्होंने सब इसकी जो है जानकारी करी तो पता चला कि 1 करोड़ 37 लाख रुपए जमा ही नहीं हुए। 1 करोड़ 9 लाख 37,000 रुपए जमा नहीं हुए। इसको लेकर जो है हड़कंप मच गया और आनंद बानंद में तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें पुलिस ने जो है इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये जो है सब पैसा भक्तों का है, जो भक्त आते हैं वो सब चढ़ावा है उनका और वो मुखारविंद पे चढ़ाते हैं। उसको लेकर जो है ये एक बड़ी घटना सामने आई है कि 1 करोड़ 9 लाख 37,200 रुपए की सीधा गबन किया गया है और उसको लेकर वो व्यक्ति फरार हो गया है। ये इसी मंदिर का जो है ठेका लेता था और ठेका लेने के बाद में जो भी चढ़ावा आता था वो बैंक में पैसा जमा होता था प्रॉपर तरीके से, लेकिन बैंक में वो पहुंचा ही नहीं और उसने तो इस पूरी चोरी में अगर बात करें मोहम्मद फारूक, सिर्फ मंदिर के जो सेवायत है जो पैसा लेकर फरार हुए हैं, सिर्फ वो ही शामिल या कुछ और लोग भी इसमें शामिल? जी रिया, बिल्कुल ये एक जांच का विषय है। एसपी देहात त्रिगुण विशन जो है उनसे बात करी गई तो उन्होंने कहा है कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब ये जांच का विषय है कि दिनेश कुमार के साथ में और कितने लोग हैं और कितने लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, या इस पे प्री प्लानिंग है पहले से ही जो 1 करोड़ 9 लाख 37,200 रुपए का जो गबन हुआ है। ये अभी सब जांच का विषय है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, कई टीमें इसमें लगा दी गई हैं और पुलिस का साफ तौर पर कहना है एसपी देहात का कि जल्दी दिनेश कुमार जो है पुलिस की गिरफ्त में होगा और ये देखना होगा कि अब इसमें कौन कौन लोग और भी शामिल हो सकते हैं। जी रिया, जैसा मोहम्मद फारूक आपने बताया कि जो दिनेश कुमार है जो पैसा गबन करके भागे हैं, वो ठेका लेते थे मंदिर का, मंदिर के सेवायत है। कितने पहले से वो मंदिर का ठेका ले रहे थे? कितना पुराना ये इतिहास उनका मंदिर के साथ? साल से ये दिनेश कुमार ये इसका ठेका लेते थे, लेकिन इस बार जो है इनकी नीयत जो है डगमगा गई, या क्या इनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है, ऐसी कोई कार्य हुई है कि जिस तरीके से ये पैसा जो बैंक में जो जमा करने गए थे और उस पैसे को इन्होंने
बीच रास्ते में ही उसको गायब कर दिया और खुद भी गायब हो गए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, घर पे भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद फारूक पुलिस ने हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की अगर बात करें कितने आगे तक जांच पहुंच पाई है, क्या कुछ उस जांच में खुलासे हुए अब तक? जी बिल्कुल रिया, आपको बताते हैं कि अभी इसमें जो SHO गोवर्धन है और स्वाट टीम वगैरह ये सब लगा दी गई हैं और पुलिस इसकी जो है पूरी तह तक जाना चाहती है। सबसे पहले तो पुलिस का काम है कि दिनेश जो चंद है उनको पकड़ना है और उनसे पैसे की पूरी बरामदगी हो और उसके बाद जो है जो लोग इसमें शामिल हैं या पैसे पहले से ही कोई प्लानिंग है कोई किसी तरीके की, उसमें जो है क्योंकि इस पर मंदिर पर बहुत चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे का पैसा जो है एक बार में ही इस समय गबन करना 1,09,37,200 रुपए पूरा बिल्कुल अपने आप में कई तरह के सवाल ये पूरी घटना खड़ा करती है। मोहम्मद फारूक, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।